औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, एजुकेशनल सुपरविज़न क्या होती है, एजुकेशनल लीडरशिप क्या होती है, इनके हवाले से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ सुपरविज़न के स्टाइल्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम एक एक्रोनिम है पोस्ट कॉप जिसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न के अंदर। वो क्या है, किसने उसको डेवलप किया और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो तमाम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करने वाला है, तो इसको गौर से सुनिएगा, इसकी टर्म्स के हवाले से इनको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि पेपर में आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें और इन टर्म्स को जो है वो हल कर सकें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये बेसिकली इंटीग्रेट करना है एफ़र्ट्स को, जो पर्सनल्स होते हैं, और उनको यूटिलाइज़ करना, अप्रोप्रिएट उनको मटेरियल इन सच अ वे कि वो इफ़ेक्टिवली जो डेवलपमेंट है बच्चों की उनको प्रमोट कर सकें और यूथ को। इसके अलावा जो अडल्ट की ग्रोथ के हवाले से और पर्टिकुलरली विद द ग्रोथ ऑफ द स्कूल पर्सनल्स के हवाले से उनके लिए फ़ायदा मंद हो सकें। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस तरह के मटेरियल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है जो कि जो अफराद हैं एजुकेशन के अंदर और एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो पर्सनल्स शामिल है, जो अफराद वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट की जा सकते और कर सके, उनको इफ़ेक्टिवली प्रमोट किया जा सके ताकि बच्चों की डेवलपमेंट पे और बेहतर डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ के हवाले से इफ़ेक्टिव काम किया जा सके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है बेसिकली उसमें ये 5 शोबों पर इसके प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, यानी वर्किंग आउट किया जाता है, ब्रॉड आउटलाइन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टू द एंड। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। कोई भी जो कलेक्शन है पर्सनस की, मटेरियल की, प्रोसीजर्स की, आइडियाज़ और फैक्ट्स की, उनको अरेंज किया जाता है ऑर्डर के साथ, और इसमें जो कम्बिनेशन है, जो पार्ट्स हैं, उनको मीनिंगफुल होल जो है वो बनाया जाता है। बामानी उनको मजमुआ यानी चीज़ों को इकट्ठा करके और एक मजमुए की शक्ल दी जाती है, यानी जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उसके बाद डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पार्ट डेट अफेक्ट द डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा करता है। आपकी डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर की जैसी होगी वैसे ही उसके जो है आगे डिसीजंस होंगे। तो ये गिव सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं टू एक्ट कर, और इसके अलावा इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एक्शन जो है वो होना चाहिए और कब उसको स्टार्ट करना है और कब उसको ख़त्म करना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन आ जाता है। कोऑर्डिनेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है हारमोनियस प्रोपोर्शंस होता है बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स विद कंप्राइज एडमिनिस्ट्रेशन। हम मुख्तलिफ जो शोबाजात होते हैं किसी भी इदारे के अंदर, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन उनकी होती है। जैसे हमारा एक एकेडमिक सिस्टम है और दूसरा हमारा ऑफिशियल्स होता है, पार्ट होता है सारा, जो कि हमारा क्लरिकल स्टाफ बहुत सारे, और फिर हमारी हायर अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन है। तमाम चीज़ों को जो है उसका एक बाकायदा तौर पर उसको उन एलिमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल, उनकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाता है। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग होता है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको प्रीसपोजेस किया जाता है। एक इंटेलिजेंट कंट्रोल होती है और टोटल स्कूल सिचुएशन, जब तमाम जो स्कूल की सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करना। और कंट्रोल इज़ टू बी द एक्सरसाइज ओवर द स्कूल फाइनेंस, करिकुलर एक्टिविटीज़, टेक्स्ट बुक्स और जर्नल, जो तमाम चीज़ें उन पर कंट्रोल है। फाइनेंशियल इशूज़ हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा टेक्स्ट बुक के हवाले से तमाम चीज़ को इनको जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्शन में रखा जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन को फाल बनाया जा सकता है, और ये स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्रेशंस हैं एजुकेशनल थेरीज़। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्रेशन। ये ऑर्गेनाइज़ करना एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्सप्रेशंस होते हैं एजुकेशनल थ्योरी के अंदर। जो स्कूल है एक स्पेशल एनवायरनमेंट है जिसमें कि बहुत सी क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्टन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशनल जो ऑक्यूपेशंस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और इनका मकसद जो होता है वो होता है बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसको सिक्योर करना उनकी डिज़ायरेबल लाइंस के मुताबिक। ये जॉन डेवी ने ये लाइंस बयान की थी। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो इसकी 2 टाइप्स बयान की जाती हैं। एक को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और एक को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये फिक्स सेट होता है रूल्स का
जो कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं उनमें जो रूल सेट किए होते हैं, और ये गोल ओरिएंटेड जो है एंटाइटी होती है जो कि एग्जिस्ट होती है जी, एक्यूरेट करती है एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को, और ये रेफ़र करती है जी स्ट्रक्चर ऑफ द जॉब एंड पोजीशन विच क्लियरली डिफाइन फंक्शंस, उसके फैक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, तमाम चीज़ों को। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर एक को पता होता है कि मैंने क्या काम करना है और किस तरह से करना है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, इसको जो है वो अपोज करती है जी फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, और ये एक नेटवर्क होता है पर्सनल का और सोशल रिलेशनशिप्स का जो आपस में, ये बेसिकली इनफॉर्मल। जब बाकी जिसमें बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा वो चीज़ें नहीं होती है, हर एक बंदा जो है वो एक नेटवर्क का हिस्सा होता है, लेकिन उसे कोई जॉब्स असाइन नहीं की जाती हैं। दीज आर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। तो इस तरह से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, इसको याद रखिएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बाकायदा सेट रूल्स होते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सोशल जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कोई सेट रूल्स नहीं होते हैं। जिसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे बात की थी, पोस्ट कॉर्प एक एक्रोनिम है, ये एक फील्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की जो पोस्ट कॉर्प जो है उसको ब्रॉडली यूज़ किया जाता है क्लासिकल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंदर, और ये अपीयर्ड होती है जी मोस्ट जो है कंस्पिशियसली 1937 में इसको ऑप्ट किया था लुथर ग्यूलिक और लेंडल यूरविक ने इसको डेवलप किया था, और इन्होंने जी जो फर्स्ट शो द कॉन्सेप्ट इन 1935 प्राइमरी जो है वो प्रपोज्ड इन एन एक्सर्शन टू डेवलप पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल्स। तो लुथर गिलिक ने आज एक क्वेश्चन पूछा था वर्बली कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, कि चीफ एग्जीक्यूटिव का काम क्या है और व्हाट डज ही डू, और वो करता क्या है। तो पोस्ट कॉर्प जो है इसका आंसर है टू दीज क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल कंसीडर टू call devotion to the numerous functional elements of the work of the chief executive because management and administration have lost all exact contact। तो इसमें तमाम फंक्शंस को डिस्क्राइब किया गया है कि एक मैनेजमेंट जो है उसका क्या फंक्शन होता है, एक जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या फंक्शंस करता है। तो उसके यहाँ पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया गया है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा और अच्छी तरीके से इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पोस्ट कॉर्प एक्रोनिम है, P फॉर प्लानिंग है, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन है, S फॉर स्टाफिंग है, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग और R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग है। आइए इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की बात होती है। P फॉर प्लानिंग रेफर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रॉड ड्राफ्ट ऑफ द वर्क, ये जिसमें ब्रॉड ड्राफ्ट बनाया जाता है काम का और ये कंप्लीट करता है प्रोसेस होता है जिसमें हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, उसकी बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है। पहला स्टेप हमेशा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन किसी भी चीज़ के अंदर देखें तो सबसे पहला काम जो है वो प्लानिंग होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजिंग जो है इन्वॉल्व फॉर्मली डिफाइनिंग जो हमारा सिक्रोनाइजिंग और क्लासीफाइंग करते हैं वेरियस सभी डिविजन्स को और सब प्रोसेस को, वर्कों को, किस किस को हमने कैसे करना है, कौन कौन बंदा कौन कौन काम करेगा और चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। हमारे जो एकेडमिक है, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंस है, और दूसरी जो हमारा सिस्टम है किसी भी हमारा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनको ऑर्गेनाइज़ करना है। उसके बाद स्टाफिंग होता है, सेलेक्ट करना और रिक्रूट करना करेक्ट एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब और फैसिलिटेट करना उनकी ट्रेनिंग्स ओरिएंटेशंस वगैरह को, और सस्टेन करना, प्रमोट उनके वर्क और एनवायरनमेंट को, ये स्टाफिंग जिसको कहा जाता है। डी फॉर डायरेक्टिंग है, डायरेक्ट करना है जी उनका जो स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन जो उनको देनी है और उनको अकम्प्लिश करवाना है कि कैसे उनको बताना। जब आप रिक्रूट कर लेंगे तो उसके बाद उनको डायरेक्शंस आपने देनी है कि आपने क्या काम कैसे करना है। फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है, फंडामेंटल एक पार्ट है जी हमारा कोऑर्डिनेटिंग, और ये हमारा स्कोरिंग और जो है इंटर सरप्राइजिंग करता है ये मैंने मैकेनिज़म्स ऑफ द सोशल वर्क को। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेशन होती है, मुख्तलिफ जो हमारे मैकेनिज़म्स होते हैं वर्क के, उनके अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन रखनी है। हमारी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ का ताल्लुक जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट के साथ कैसा करता है, उनको नोटबुक्स प्रोवाइड करनी, लेक्चर्स कैसे देने किस तरह से, और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है ताकि हम अपनी जो है वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकें। उसके बाद रिपोर्टिंग होता है, ये बहुत अहम मरला है। जब कोई भी चीज़ सामने आती है उसकी रिपोर्टिंग की जाती है बाकायदा, और ये जो है वो अपडेट करता है जी हमारा जो सुपीरियर्स हैं उनको अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्क रिलेटेड डूइंग्स। ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थ्रू
जो है इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड्स के ज़रिए से होती हैं। और एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है कि आपने रिपोर्ट करना है कि क्या जो प्लानिंग्स हो रही थी, जो उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके लिए स्टाफिंग रखा गया था, जिसमें आप डायरेक्शंस दे रहे थे, जिसमें आप आपस में कोऑर्डिनेशंस कर रहे थे, तो अब उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना। उसके बाद बजटिंग आ जाता है, जिसमें तमाम जो हमारी हैपनिंग्स होती हैं, जो कि अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, कंट्रोल है, और जो फिजिकल प्लानिंग्स होती हैं, वो तमाम जो है इसमें शामिल होती हैं बजटिंग के अंदर। तो ये 7 स्टेप्स हैं जी पोस्ट वर्क के, जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप इसको फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं कि दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे जो है वो एग्जेक्टिव्स, चीफ एग्जेक्टिव्स। थैंक यू। अब हम एजुकेशनल सुपरविज़न की बात कर लेते हैं। सुपरविज़न बेसिकली ये मुख्तलिफ़ इसकी टाइप्स बयान की गई सुपरवाइज़ करना चीज़ों को। तो उसमें सबसे पहले ऑटोक्रेटिक सुपरविज़न होती है। ऑटोक्रेटिक सुपरविज़न जो है उसको अथॉरिटेरियन लीडरशिप भी कहा जाता है। एक लीडरशिप स्टाइल है जिसको करेक्टराइज़ किया जाता है कि इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है तमाम डिसीजंस के ऊपर, और उसमें वो लिटल इनपुट फ्रॉम द ग्रुप मेंबर से बड़ी लिटल इनपुट्स आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो किससे होती हैं, हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से होती हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो लीडर होता है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करवाता है। तो इसमें टिपिकली वो चॉइसेस बनाते हैं बेस्ड ऑन अपने आइडियाज़ के मुताबिक और जजमेंट्स के मुताबिक, और रेयरली एक्सेप्ट एडवाइस फ्रॉम द फॉलोअर्स, और बहुत कम जो है वो किसी फॉलोअर्स की एक्सेप्ट करता है एडवाइस को। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, लीडर टेल्स एंड इन्फोर्स, लीडर बताता है और उस पर जोर देता है। इसमें लिटिल फीडबैक इज सॉर्ट और नीडेड फ्रॉम द टीम मेंबर्स, डिसीजंस ऑन process, task, goals, all created by the leader. There is a sense that team member are rarely trusted with task and methods. और इसके अलावा leadership style points at a method of just getting the job done. तो no real sense of empowerment normally. मॉरल कैन सफ़र इन द लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि अथॉरिटेरियन होती है। अथॉरिटेरियन में एक अथॉरिटी होती है जो अपने मुताबिक मर्ज़ी से सारे काम करवाती है, और इसमें बिल्कुल भी जो पार्टिसिपेशन होती है, जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं या टीम मेंबर्स होते हैं उनका, उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं होती, और वो सिर्फ लीडर के जो रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो करते हैं, उनकी कई बातों को फॉलो करते हैं। अपनी मर्ज़ी इसमें बिल्कुल भी जो टीम मेंबर शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा लेसिस फेयर एक सुपरविज़न होती है जो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है जी। इसको जो है इंडिपेंडेंट सुपरविज़न भी कहा जाता है। इस टाइप ऑफ सुपरविज़न में मैक्सिमम फ्रीडम होती है सब ऑर्डिनेट्स को। जो सुपरवाइज़र वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता उनके वर्क के अंदर, जो सब ऑर्डिनेट्स का वर्क होता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि फुल फ्रीडम है जो दी जाती है वर्कर्स को कि वो अपनी जॉब करें। सब ऑर्डिनेट्स जो है उनको इनकरेज किया जाता है टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, अपने तौर पर अपने मसाइल को हल करें। वेरी लिटिल गाइडेंस फ्रॉम द लीडर, कंप्लीट फ्रीडम for followers to make decisions. Leaders provide the tools and resources needed. Group members are expected to solve problems on their own, or power is handed over to the followers. It leaders still take responsibility for the group decisions and actions. ठीक है जी, उस बस चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो सबऑर्डिनेट्स होती है, वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी अपनी सवाबदीद पे होता है। फ्री होते हैं अपने डिसीजंस के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये सारा लेसिस फेयर जो है वो सुपरविज़न कहलाती है। डेमोक्रेटिक सुपरविजन इस टाइप में सुपरवाइज़र जो एक्ट अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल कंसेंट के साथ काम करता है, डिस्कशंस के साथ काम करता है, और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं वो कंसल्ट करता है जी सबऑर्डिनेट्स के साथ प्रोसेस, जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। इसको हम जो है वो पार्टिसिपेटिव या कंसल्टेटिव सुपरविजन भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट्स जो है वो इनकरेज करते हैं, सजेशंस देते हैं, इनिशिएटिव्स देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फ्री जजमेंट। दिस रिजल्ट इन जॉब सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये बहुत अच्छी, जो सबसे बेहतरीन कहा जाता है कि आउटपुट के लिए वो डेमोक्रेटिक सुपरविजन होती है। उसके बाद चौथी हमारी टाइप ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन है। इस टाइप में जो है वो जो हमारे सर्टेन वर्किंग रूल्स जो हैं वो रेगुलेशंस हैं वो ले डाउन किए जाते हैं बाय द सुपरवाइज़र, एंड ऑल द सबऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्टली। इसमें एक सीरियस नोट ऑफ द वायलेशन ऑफ दीज रूल्स and regulations is taken by the supervisor, और ये जो है this brings about stability and uniformity in the organization, but in actual practice it has been observed that there are delays and
एफिशिएंसी इन वर्क ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन। ठीक है जी, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डेमोक्रेटिक सुपरविजन में जो है वो मशवरा किया जाता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं मशवरे के साथ काम करते हैं, अपने टीम जो है स्पिरिट के साथ काम करते हैं, और उसमें वो इनकरेज किया जाता है उनको सजेशंस के लिए। और जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, इसमें सारे रिटर्न फॉर्म में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाता है, वो सुपरवाइज़र की तरफ से उनको दिए जाते हैं, उन पर अमल करवाया जाता है। उनकी वायलेशन के अगर की जाए तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन जो है वो अप्लाई भी किए जाते हैं। तो इस तरह ये दोनों में डिफरेंस होता है। मैक्स वेबर ने डेवलप किया था जी फॉर्मल जो डेफिनेशंस थी और उसको डिस्क्राइब किया था 6 टेनेट्स ऑफ टू डिफाइन द ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन। उसमें एक तो स्ट्रिक्ट हायरार्की उसने बयान किया था कि हायरार्की होती है जो कि जैसे हमारे सेक्रेटरीज़ होते हैं, फिर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरीज़ होते हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरीज़ होते हैं, फिर एसोसिएट, इसी तरह हायरार्की चलती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल की जाती है, उसमें इम्यूटेबल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस और लॉज होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है अलॉन्ग द लाइंस ऑफ द स्पेशलिटीज़ पे। पीपल विद लाइक जो टैलेंट्स होते हैं आर ग्रुप टुगेदर। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द टू मिशंस इसके होते हैं जी, एक अप फोकस होता है, इसका मतलब होता है ये फोकस करता है जी ब्रॉड ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं हमारे उनको, और जो इन फोकस है इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड गोल सच एज इंक्रीजिंग प्रॉफिट, मार्केट शेयर। जो ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन है इम्पर्सनल होती है, इट इज़ आल्सो इट इज़ अबाउट परफॉर्मेंस नॉट द वर्कर। ये परफॉर्मेंस पे बेस करती है, वर्कर्स पे नहीं। एम्प्लॉयमेंट जो है इस बेस्ड ऑन द मोस्ट टेक्निकली प्रोफिशिएंट है। तो ये हमारी जो थी मैक्स वेबर ने जो डेवलप की थी उनकी फॉर्मल डेफिनेशंस और उनके 6 उसने पॉइंट्स जो बयान किए थे ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन को बयान करने के लिए। ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर। ये मैनेजमेंट के हवाले से, इसको आप मैनेजमेंट के हवाले से भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी कह सकते हैं, सुपरविज़न के हवाले से भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने आपके साथ इसमें डिस्कस की हैं। इनको अच्छी तरह से समझिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा इन पॉइंट्स को, ख़ास तौर पर जो पोस्ट कॉर्प है या जो हमारी सुपरविज़न की टाइप्स हैं उनके हवाले से उनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ताकि आप पेपर में जब भी इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सको। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।